भाई बहनों, हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास शुरू कर रखा है, जिसके हम 3 वीडियो देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। इससे पहले हमने हिंदी भाषा और उसकी बोलियां ये पढ़ी। उसके बाद में हिंदी साहित्य का मुख्य प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था, वो पढ़ा। आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है, वह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है, यही उसकी आधार सामग्री है। तो मतलब हिंदी साहित्य जो लिखा गया उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर हिंदी साहित्य की रचना हुई। तो इतिहास का काम यही है कि पहले साक्ष्य खोजे और उन साक्ष्य के आधार पर ही आगे बढ़े। तो ये साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतः साक्ष्य और दूसरा होता है बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियाँ एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। और बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात वचनिकाएँ जैसी सामग्री होती है। तो अंतः साक्ष्य में तो कवि और लेखकों की जो रचनाएं होती हैं, चाहे वो प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, वो होती है। और बाह्य साक्ष्य में जैसे शिलालेख है या लोगों के द्वारा सुनी हुई कहानियाँ हैं, कहावतें हैं, ख्यात है, फिर वंशावलियाँ है, ताम्रपत्रों पर लिखी हुई जो भी सामग्री मिलती है, वो सब बाह्य साक्ष्य में आती हैं, जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती हैं। तो उस समय के जो भी उस समय घटना घटित होती है, वो सब उन पर लिखी हुई होती है। तो हमें पता चलता है कि उस समय क्या क्या हुआ था। हिंदी साहित्य में भी अंतः और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ताएं, नाभादास कृत भक्तमाल, ध्रुवदास कृत भक्त नामावली एवं संतवाणी संग्रह, भिखारीदास कृत काव्य निर्णय तथा अन्य कृतियाँ, कवि नामावली, मोत तरंगिनी, श्रृंगार संग्रह, हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक, माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। तो मतलब अंतः साक्ष्य की बात करें तो ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनके आधार पर हम हिंदी साहित्य को देखते हैं। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। तो अंतः साक्ष्य के अंतर्गत क्या आता है, मतलब प्रकाशित रचनाएं और अप्रकाशित रचनाएं दोनों ही आती हैं। तो इसमें ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है कि गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास की भक्तमाल, ध्रुवदास की भक्त नामावली और संतवाणी, फिर भिखारीदास की काव्य निर्णय, माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर, और इसके अलावा कवित नामावली, मोत तरंगिणी, श्रृंगार संग्रह, हरिश्चंद्र की सुंदरी तिलक, ये सब रचनाएं जो है अंतः साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। और बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास जो लिखा था, उसमें चारण कवियों का वर्णन किया है और काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में बहुत सारे अज्ञात कवियों और लेखकों का परिचय दिया गया है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों और आचार्य के विचारों की समीक्षा भी की। जनश्रुतियों से तात्पर्य यह है कि जनता में प्रचलित जो भी बातें हैं, लेकिन उसमें सत्य का थोड़ा तो अंश छिपा ही रहता है। मतलब लोग जो बातें बताते हैं, उनके आधार पर भी हमें पता चलता है
कि पहले कौन कवि हुए, कौन सी रचनाएं हुई, किस तरह का मतलब समाज था, ये सब। ये कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। पहले तो मतलब लोगों के मुंह से ही सुनते हैं, बाद में ये सुनी सुनाई जो बातें हैं लोग इनको लिख भी देते हैं। उनमें कवि की जीवनी संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है, अतः ये लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। तो हमने देख लिया अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अब है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, जो कि हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण रूप से दे रखा है कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, उस समय की ये वृत्तियाँ, फिर मतलब प्रमुख लेखक, कवि, रचनाकार, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई, नामकरण, ये सब टॉपिक हमारे सिलेबस में है जो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। उनको जब लेखन सामग्री उपलब्ध हो गई तो विद्वानों ने अपने हिसाब से इतिहास लेखन का काम किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है, जिनका नाम क्या है, गार्सा द तासी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से 1839 में ये सन भी और ये रचना भी आपको दोनों ही अच्छे से याद रखनी है। तो 1839 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में। इसका फ्रेंच कवि, फ्रेंच भाषा के विद्वान गार्सा द तासी और इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रम अनुसार लिखा गया। ये हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। तो इसमें कितने कवि, 70 कवि। तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। तो तासी में ये जो रचना लिखी, सबसे पहले उसने जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास जो किया, उसमें हिंदी और उर्दू के 70 कवियों को शामिल किया और उसमें उसने क्या किया, कवियों की जीवनी और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनका विवरण दिया। और ये अंग्रेजी लेटर के अनुसार लिखा। जैसे सबसे पहले ए से शुरू कवि का वर्णन दिया, फिर लास्ट में जैसे जेड से जो है लास्ट के लेटर के आधार पर कवि का वर्णन दिया। ये नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। ये गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। तो सबसे पहले कम से कम चाहे फ्रांस का ही हो, लेकिन एक ऐसा विद्वान जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रयास किया और उन्होंने महत्वपूर्ण 70 कवियों को, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों के थे, और क्रम अनुसार लिखा उन्होंने। मतलब कैसे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उनके अकॉर्डिंग कवियों का क्रमानुसार वर्णन किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। तो उन्होंने जो लिखा उसमें 70 कवि थे, इसमें 1000 कवि हैं। इनमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों और उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तीसरा प्रयास किया हिंदी इतिहास लेखन का। पहला गार्सा द तासी जो फ्रांस का था, दूसरा शिव सिंह सरोज जिन्होंने शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा 1883 में, और तीसरा जो प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन और इनकी जो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जो इन्होंने लिखा हिंदी इतिहास लेखन, वो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित हुआ।
इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। ये ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया और इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो देखो, सबसे पहले गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सरोज, फिर गिरियर्सन, उसके बाद में जो लिखे थे, गिरियर्सन के बाद में मिस्र बंधु। और गिरियर्सन ने मतलब इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया। और ये जो थे मिस्र बंधु विनोद, इन्होंने सबसे पहले काल क्रमानुसार इतिहास लिखा 1913 में। उसके बाद में जो हिंदी साहित्य जगत में एक तारे की भांति चमकते हुए आए, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार इतिहास को लिखा और सबसे प्रमाणिक माना जाता है उनका कालक्रम। ये नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। तो अभी तक जो लिख रहे थे वो मतलब कवियों को इकट्ठा कर रहे थे, उनकी रचनाओं को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन कोई भी ढंग से कालक्रम अनुसार नहीं लिख रहे थे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार व्यवस्थित रूप से मतलब 4 भागों में बांटा हिंदी साहित्य के इतिहास को और आगामी लेखकों के लिए अच्छा सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका कालक्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास है। इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। कि जनता की जिस प्रकार की मनोवृत्ति होती थी, जिस प्रकार की सोचने समझने की शक्ति होती थी, वही मतलब उस समय का इतिहास होता था। जिस तरह से जनता का चित्त परिवर्तन होता गया, इतिहास भी अपना रूप बदलता गया। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य इतिहास के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा, जिसमें ऐसे तथ्य और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री और नई व्याख्या देती है। अन्य लेखकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने 1938 में, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध और समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। अब ये हिंदी साहित्य जो सब लेखकों ने अपने अपने तरीके से लिखा, इनका सांस्कृतिक मतलब हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया, किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन किसकी है? महर्षि गौतम। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य तथा 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का
पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों तथा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएँ सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती हैं। इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई। ये सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा में से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, जो कि हम ऊपर पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से फिर उपभाषाएँ और बोलियाँ हिंदी भाषा के जन्म का कारण बनी। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है, जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, ये सब जो है। अब्दुल रहमान संदेश रासक जो लिखा, जोइंदो ने परमात्मा प्रकाश, धनपाल ने भविष्य कहा, पुष्यदंत ने जसहर चरियु, स्वयं भूकृत परम चरियु, राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र का शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल शंकरित्यान तो इस समय के सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो ये था सांस्कृतिक प्रभाव, और अब है राजनीतिक प्रभाव, फिर है सामाजिक स्थिति, और ये इनमें से प्रश्न नहीं आते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि पर। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे और उपयोगी आपको लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।